मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोट को अच्छे ढंग से समझने के लिए और इसका प्यारा सा नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको समझाते हैं अपक्रिया की आणविकता, यानी कि अपक्रिया की आणविकता मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों, अपक्रिया की आणविकता है क्या? बच्चों, किसी भी अपक्रिया की आणविकता उस अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त अपकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कि अपक्रिया की आणविकता बराबर अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त अपकारक अणुओं की संख्या। बच्चों, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद इसका नोट्स मैं आपको बोर्ड पर अवेलेबल करा दूंगा। पहले पूरा ध्यान इसको समझने में लगाएंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपक्रिया की जो आणविकता होती है उस अपक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद ये देखते हैं कि उस संतुलित रासायनिक समीकरण में कितने अपकारक अणु हैं। जितने अपकारक अणु होते हैं उन अपकारक अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अपक्रिया की आणविकता 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इसका मतलब है कि जो अपक्रिया की आणविकता होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। शून्य होने का मतलब है कि उस अपक्रिया में कोई अपकारक नहीं होगा, और जब बच्चों अपकारक नहीं होगा तो अपक्रिया होगी ही नहीं। और अपक्रिया की आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती और कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। जैसा कि बच्चों देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे रिएक्शन एक ले लो, KClO3, ये बच्चों पोटेशियम क्लोरेट है और इसका कराना है अपघटन। क्या कराना है? अपघटन, डिकम्पोजिशन। तो बच्चों, ये अपघटित होकर के क्या बनाता है? KCl बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये क्या है? ये एक अपक्रिया का समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। लेकिन बच्चों, ये पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन ये संतुलित नहीं है। बच्चों, सबसे पहले हमें अपक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है उसकी आणविकता को निकालने के लिए। बच्चों, अभी जब ये संतुलित नहीं है तो इसमें पोटेशियम क्लोरेट, ये है पोटेशियम क्लोरेट। इसका हमें बच्चों आणविकता के केस में अभिकारकों पर ही कंसंट्रेट रहना है। पोटेशियम क्लोरेट का केवल एक अणु है, ठीक है, लेकिन ये अपक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए सबसे पहले बच्चों देखो कि दोनों तरफ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। एक तरफ आपको 3 दिखाई दे रही है, एक तरफ 2 दिखाई दे रही है। सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। 3 और 2 को कैसे बैलेंस करते हैं? 2 में 3 का गुणा करेंगे और 3 में 2 का गुणा करेंगे, तो 2 3 6, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। KCl बैलेंस करना है, यानी कि पोटेशियम और क्लोरीन को बैलेंस करना है। यहाँ पोटेशियम 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है। इसका मतलब इधर हम 2 का गुणा करें। तो अब आप देख रहे हो कि ये रासायनिक समीकरण एकदम संतुलित है। ऐसी कंडीशन में आप देखो, इसमें अपकारक जो KClO3 है उसके अणुओं की संख्या कितनी है? आपको दिख रही है कि इसके 2 अणु हैं। इसका मतलब है कि इस अपक्रिया की आणविकता हो गई 2। कितनी हो गई बच्चों? आणविकता हो गई 2। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम ये कहें NH4Cl ले लें और इसका क्या करें? अपघटन करें, हीट करें इसको, तो आप देखेंगे कि NH4Cl अपघटित होकर क्या बनाता है? NH3 बनाता है और HCl बनाता है।
तो अब आप देखो कि ये जो हमने अपक्रिया अमोनियम क्लोराइड के अपघटन की अपक्रिया लिखी है, अपक्रिया की समीकरण लिखी है, ये एकदम संतुलित है। और यहाँ पर NH4Cl जो अपकारक है उसके अणुओं की संख्या 1 है। इसका मतलब है कि इसकी आणविकता हो गई, कितनी हो गई बच्चों? 1 हो गई। इसी तरह से बच्चों जब हम नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से अपक्रिया कराते हैं तो आपको पता है कि अमोनिया गैस बनती है, NH3 बनती है। लेकिन अभी ये अपक्रिया जो अपक्रिया मैंने आपको बताई कि नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से अपक्रिया कराने पर अमोनिया गैस बनती है, तो उसकी ये जो मैंने समीकरण लिखी है ये संतुलित समीकरण नहीं है। पहले हम इसको संतुलित करेंगे तभी इसकी आणविकता निकलेगी। संतुलित करने के लिए सबसे पहले बच्चों देखो नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 इधर 1 है, इट मींस यहां हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या अब हो गई दोनों तरफ बराबर। अब हाइड्रोजन को देखो, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 तिया 6, तो 2 को 6 करना आसान है, इसमें हम किसका गुणा कर दें? 3। तो अब आप देखो यहां अब कारक अणुओं की संख्या कितनी हो गई? अब कारक अणु बच्चों कौन कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यानी कि 1 और 3 4। इट मींस यहां पर आणविकता हो गई 4, आणविकता हो गई 4। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि जो आणविकता होती है वो अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में अपकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है। और अपक्रिया की आणविकता सदैव धन पूर्ण संख्या होती है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती और कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान में, इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे। और बच्चों आप देखिए अपक्रिया की आणविकता आप देख रहे हो कि अपक्रिया की आणविकता अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर ही हम ज्ञात कर लेते हैं, इसके लिए किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चों जिस अपक्रिया की आणविकता 1 होती है, अपक्रिया की आणविकता 1 होती है उसे बच्चों एक आणविक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक आणविक अपक्रिया, एक आणविक या एकल आणविक अपक्रिया। एक भी लिखते हैं और एकल भी लिखते हैं। अगर अपक्रिया की आणविकता तो 2 है तो इसको बोलेंगे द्विआण्विक अपक्रिया। ठीक है बच्चों, अगर अपक्रिया की आणविकता 3 है तो बोलते हैं उसको त्रिआण्विक अपक्रिया। तो इस तरह से बच्चों आणविकता को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों मैं इसका नोट्स आपको अवेलेबल कराने जा रहा हूं। यहां अगर कोई पॉइंट आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसका प्रॉपर एक नोट्स आपको बोर्ड पर अवेलेबल कराने जा रहा हूं। तो बच्चों अपक्रिया की आणविकता, किसी अपक्रिया की आणविकता अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त अपकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है। ये अपक्रिया की आणविकता की बच्चों एक प्रॉपर डेफिनेशन है। आगे देखिए बच्चों, किसी अपक्रिया की आणविकता सदा धन पूर्ण संख्या होती है, कभी भी शून्य भिन्नात्मक नहीं होती है। अब अपक्रियाओं को उनकी आणविकता के आधार पर एक अणु, द्विअणु, त्रिअणु इत्यादि कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ये मैंने दे दिए हैं, अभी कुछ मैंने आपको और एग्जाम्पल दिए थे। नोट, किसी अपक्रिया की आणविकता उस अपक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर ज्ञात की जाती है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करें। अब बच्चों मैं आपको अपक्रिया की कोटि बताने जा रहा हूं। बच्चों अपक्रिया की जो कोटि होती है वो उन अपकारक अणुओं पर निर्भर करती है जिनके सांद्रणों पर अपक्रिया का वेग निर्भर करता है, यानी कि जिनके सांद्रण पर उस अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। अब बच्चों किन अपकारक अणुओं के सांद्रणों पर अपक्रिया का वेग निर्भर करेगा, इसका निर्धारण बच्चों प्रयोगविधि के आधार पर होता है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर होता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अपक्रिया की कोटि प्रयोगविधि के आधार पर ज्ञात की जाती है। और ये अपक्रिया के वेग समीकरण, अपक्रिया का जो वेग समीकरण होता है उस वेग समीकरण में अपकारकों की सांद्रणों की घातों के योगफल के बराबर होती है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अपक्रिया की कोटि आप तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि आपको यह नहीं मालूम होगा कि उस अपक्रिया का वेग किन किन अपकारक अणुओं के सांद्रणों पर निर्भर कर रहा है। और इसका निर्धारण बच्चों प्रयोगविधि के आधार पर होता है।
इट मीन्स अब क्रिया की कोट प्रयोग वित्त के आधार पर ज्ञात की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए सामने बच्चों। यहां पर बच्चों मैंने राइट डाउन किया है, किसी अपक्रिया की कोट उन अपकारक अणुओं पर निर्भर करती है जिनके सांद्रण पर उस अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। किसी अपक्रिया की कोट उस अपक्रिया के वेग समीकरण द्वारा व्यक्त अपकारकों की सांद्रणों की घातों के योगफल के बराबर होती है। इसको आगे देखिए बच्चों। माना कोई रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार होती है। मैं एक रासायनिक अपक्रिया ले रहा हूं, इसमें मैंने अपकारक A ले लिया और अपकारक B ले लिए। अपकारक A के अणुओं की संख्या M ले ली, अपकारक B के अणुओं की संख्या N ले ली। इन दोनों के अपक्रिया करने से उत्पाद बन रहे हैं। क्या उत्पाद बन रहे हैं इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मान लिया कि इस तरह से एक अपक्रिया हो रही है और मान लिया इस अपक्रिया का वेग v है। तो बच्चों 11th क्लास में आपको द्रव अनुपाती क्रिया का नियम बताया गया था, जो ये हमें बताता है किसी अपक्रिया का वेग उस अपक्रिया के अपकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी अपक्रिया का वेग उस अपक्रिया के अपकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के या सांद्रणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको इस तरह से देखिए, यहां मैंने मान लिया इस अपक्रिया का वेग v है, तब द्रव अनुपाती, ये बच्चों 11th में आपको समझाया गया था, द्रव अनुपाती क्रिया के नियमानुसार इस अपक्रिया का वेग जो v है ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा अभिकारक A की सांद्रण, और बच्चों इसके जो अणु हैं ये चले जाएंगे पावर में, और अपकारक B का सांद्रण और इसके अणु कहाँ जाते हैं पावर में। तो अपकारकों A और B के सांद्रणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है इस अपक्रिया का वेग, किसके अनुसार, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। या इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, यहाँ एक नियतांक जोड़ेंगे जिसको वेग स्थिरांक कहते हैं या वेग नियतांक कहते हैं, के मान लिया तो a पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b पावर n। तो ये हो गया इस अपक्रिया का वेग समीकरण। ये क्या है, वेग समीकरण। तो किसी भी अपक्रिया का जो वेग समीकरण होता है वो उस अपक्रिया के वेग और उस अपक्रिया के अभिकारकों के सांद्रणों के बीच में संबंध को बताता है। अपक्रिया का वेग समीकरण किसके बीच में संबंध बता रहा है, अपक्रिया के वेग और अभिकारकों के सांद्रणों के बीच में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। अब देखो यहां अभिकारकों के सांद्रणों की घातें कौन कौन है, m और n। मैंने क्या कहा कि सब किसी अपक्रिया की कोट उस अपक्रिया के वेग समीकरण द्वारा व्यक्त अभिकारकों की सांद्रणों के की घातों के योगफल के बराबर होती है। तो अभिकारक यहाँ a और b हैं, इनके सांद्रणों की घातें क्रमशः m व n है। तो अपक्रिया की कोट क्या हो जाएगी, अतः अपक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगी, m प्लस n। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से अपक्रिया की कोटि अपक्रिया के वेग समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। अब बच्चों m प्लस n का मान शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है और धनपूर्ण संख्या भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है और धनपूर्ण संख्या भी हो सकती है। किसी अपक्रिया की कोटि शून्य
या भिन्नात्मक या धनपूर्ण संख्या, धनपूर्ण संख्या हो सकती है। शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, या धनपूर्ण संख्या भी हो सकती है। अब क्रियाओं को उनकी कोटि के अनुसार, कोट के अनुसार, शून्य कोट अपक्रिया, शून्य कोट अपक्रिया। शून्य कोट अपक्रिया का मतलब क्या बच्चों? यहां पर कोटि क्या होगी? शून्य होगी। शून्य कोट अपक्रिया, फिर क्या? प्रथम कोटि अपक्रिया, प्रथम कोटि अपक्रिया। इसका मतलब है बच्चों यहां कोटि हो गई 1। द्वितीय कोटि अपक्रिया, द्वितीय कोट अपक्रिया, द्वितीय कोटि अपक्रिया यहां बच्चों हो गई कोटि 2 इत्यादि, इत्यादि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर कोटि 0 है तो अपक्रिया को कहेंगे शून्य कोटि अपक्रिया, अगर कोटि 1 है तो अपक्रिया को बोलेंगे प्रथम कोटि अपक्रिया, अगर कोटि 2 है तो अपक्रिया को कहेंगे द्वितीय कोटि अपक्रिया। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। अब बच्चों आप यहां सामने बोर्ड पे देखिए, किसी अपक्रिया की कोट केवल प्रयोग विधि के आधार पर ज्ञात की जाती है। यही बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको अब रासायनिक अपक्रिया के समीकरण को देख करके हम अपक्रिया की कोट नहीं पता कर सकते हैं, इसको केवल एक्सपेरिमेंट के आधार पर पता किया जा सकता है। बच्चों यहां पर मैंने वो एग्जाम्पल्स लिए हैं जो अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो यही एग्जाम्पल हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। मैंने यहां लिया है H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNU यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अपक्रिया करके HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। इसका बच्चों आणविकता और कोटि दोनों पूछी जाती है। आणविकता तो आपने देखा कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है और इसमें अपकारक अणुओं की संख्या 2 है तो इसकी आणविकता 2 हो गई, और बच्चे इसकी कोटि भी 2 लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोट को केवल प्रयोग विधि के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों प्रयोगात्मक रूप से ये पता चलता है, यानी कि प्रयोग विधि के आधार पर ये पता चलता है कि इस अपक्रिया का वेग H2 और Cl2 अभिकारकों के सांद्रणों पर निर्भर नहीं करता है। इस अपक्रिया का वेग केवल सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। इट मींस इस अपक्रिया का वेग इन दोनों अपकारकों में से किसी भी अपकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब है कि इस अपक्रिया की कोटि 0 है। जब किसी अपकारक अणु की सांद्रता पर अपक्रिया का वेग निर्भर ना करे तो उस अपक्रिया की कोटि 0 है। तो इसको बच्चों आपको अपने दिमाग में या फीड कर लेना है और इसको भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। और बच्चों इसी के अन्य रिएक्शन, जैसे H2 + Cl2 है तो इसी तरह के अन्य 2 रिएक्शन है। Cl क्या है बच्चों? हैलोजन। अगर हम H2 की अपक्रिया Br2 से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा? HBr। यहां पर हाइड्रोजन के हैलोजन अणुओं से अपक्रिया हो रही है। Cl2 Br2 I2 ये हैलोजन अणु हैं। इसी तरह से अगर हम H2 की अपक्रिया I2 से करा दें
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एच न्यू का मतलब है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ बनता है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये भी रिएक्शन दे दिए जाते हैं। इन सभी केस में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अपक्रिया की कोटि शून्य है। ठीक है बच्चों। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। इसमें लिया मैंने सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज मीन शुगर, और इसका जल अपघटन कराया है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। बच्चों जब सुक्रोज का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज भी बनता है और फ्रक्टोज भी बनता है। बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन इनका संरचना सूत्र डिफर होता है। आगे के चैप्टरों में मैं इनकी स्ट्रक्चर आपको बनाकर बताऊंगा। यहाँ पर इसका जिक्र केवल इतना ही है कि एक अणु ग्लूकोज का बनता है, एक अणु फ्रक्टोज का बनता है, और इतना ही अभी आप जान लीजिए कि इनके अणु सूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र डिफर होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है, उसमें इनकी स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे ढंग से मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना समझो कि इनके अणु सूत्र समान है और इनकी संरचना सूत्र डिफर होते हैं। तो बच्चों इसकी भी आणविकता अक्सर कर बच्चे, आणविकता तो हालांकि बच्चों दो ही होती है लेकिन इसकी कोट भी स्टूडेंट दो लिख देते हैं। वो देखते हैं कि इसमें अपकारक दो दिख रहे हैं तो इसकी कोट भी दो होगी, जबकि ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये ऐसा होता ही नहीं है। प्रयोग वित्त के आधार पर यानी कि प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया जाता है कि इस अपक्रिया का वेग केवल सुक्रोज के सांद्रण पर निर्भर करता है, जल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, सुक्रोज के सांद्रण पर निर्भर करता है, यानी कि C12H22O11 के सांद्रण पर निर्भर करता है। इस कारण से बच्चों इसकी कोटि होती है 1। ध्यान में रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है जो अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में आता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें। तो बच्चों इस लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें मैंने आपको आणविकता और कोट के बारे में विस्तार से बताया। इसको ध्यान से आप समझ लेंगे और नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। इससे क्वेश्चन हर हाल में बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।